मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सैयद अतीक़ुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज बुध का दिन है, दिसंबर की 13 तारीख़ है और इस वक्त यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दोपहर के 12:25 होना चाहते हैं। आज मैं आपसे एक मरतबा फिर बहुत अहम बातें करना चाहता हूँ, कुछ तारीख़ के हवालों से हैं और कुछ पाकिस्तान के मौजूदा हालात से हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ आपको कि देखें, जो मैं बात करता हूँ, वो आप उसको गौर से सोचा करें, उस पर अपना ज़हन दौड़ाया करें, उस पे तहक़ीक़ करें कि क्या जो मैं बात कह रहा हूँ, उसका कोई सेंस बनता है और उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया करें। मेरा काम ये है कि आपको हालात से, तारीख़ के असबाब से और तारीख़ के हवालों से आपको बताऊँ। आपका काम ये है कि वो गौर से सुनें और देखें, क्योंकि बहैसियत पाकिस्तानी ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अख़लाक़ी भी, और हमारी नौजवान नस्ल को जो अब बढ़ रही है, ये बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ और क्या होने जा रहा है और क्या होगा। जो मेरी एनालिसिस है फ्यूचर के बारे में, ऐसा नहीं हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बातें अच्छी नहीं हैं। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वहाँ हम पैदा हुए हैं, उस ज़मीन पे पैदा हुए, वहाँ का पासपोर्ट लिया तो सारी दुनिया घूमी। 35 साल मुझे पाकिस्तान को छोड़े हुए हो गए। लेकिन जो हकीकत है हम उससे मुँह नहीं मोड़ सकते। और जो कुछ नज़र आ रहा है, मैंने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा पाकिस्तान में, जितना अरसे में रहा बचपन से लेके, और जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैंने मशरक़ी पाकिस्तान जब टूट रहा था और बांग्लादेश बन रहा था, तो मैं उसमें उस वक़्त 9वीं क्लास में था, अपने होश-ओ-हवास में था, और जो बातें होती थी हमारे बुज़ुर्गों के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान, वो मुझे याद हैं। और उसके बाद से फिर, यानी कि 70s के बाद से मैं फिर कॉलेज में था, यूनिवर्सिटीज़ में था। 77 की जब मूवमेंट चली और भुट्टो को फांसी हुई, तो मैं उस वक़्त यूनिवर्सिटीज़ के आखिरी सालों में था। तो अ, हर चीज़ मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। मुझे कोई किसी किताबों का रेफ़रेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, जो मैंने देखा और जो कुछ होने जा रहा है। अब मुझे तकरीबन 40 साल हो गए हैं इन चीज़ों को देखते हुए प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। और वैसे तो मेरी उम्र ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। तो जो अ, मैं जो बात करता हूँ वो उसमें मेरे अपना एक्सपीरियंस होता है, तारीख़ी इसमें शवाहिद होते हैं। इनको गौर से देखा करें, आगे फैलाया करें। मैं कभी भी नहीं कहता कि मुझे लाइक्स चाहिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाएँ, क्योंकि मेरा ये मकसद ही नहीं है। जितने भी लोग देखते हैं मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन आप ये देखें कि मैंने पिछले 3-4 साल में जो बातें की, आप मेरे पिछले व्लॉग में देखें, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, तो आपको नज़र आएगा कि मैं वो बात कह रहा था वो हुई। और अब जो वो हुई और आज हो रही है, और आगे जो होने वाली है वो भी मैं आपसे बात करूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये मेरी बातचीत है। मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएँगे और आप इसको पढ़ा करें। ये कोई रिवायती चीज़ नहीं है। मैं सोचता हूँ, उसके बाद जब मैं बर्दाश्त से बाहर होता है, तो मैं उसको फिर आपके आगे पेश करता हूँ, ताकि मेरे दिल का भी कुछ बोझ हल्का हो। अब आपको देखना आपका काम है, मैं ज़ोर नहीं देता, लेकिन अगर उसको पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि हम एक पाकिस्तानी हैं, हमारी अख़लाक़ी और वतन के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारी भी है। देखें, पहले तो ये बात करते हैं पिछले चंद दिनों में, ये हफ्तों में क्या-क्या डेवलपमेंट हुई है। एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पता नहीं कितने पाकिस्तानियों ने उस पे गौर किया कि इसका देखें कसूरवार कौन है। वो ये है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो एक आइन में उनके आर्टिकल था 370, उसको अगस्त 2019 में पार्लियामेंट से उसको ख़त्म कराया गया। और ये आर्टिकल था सूबों में, जो हिंदुस्तान के अंदर जो इलाके हैं, सूबे हैं, उनको ऑटोनॉमस उनमें थी, वो अपने फैसले खुद करते थे। बहुत सारे इख्तियारात थे, ख़ास करके कश्मीर के हवाले से वो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमस थी। वहाँ कोई गैर कश्मीरी ज़मीन भी नहीं खरीद सकता था। बहुत सारी लिमिटेशंस थी। उसको ख़त्म किया पार्लियामेंट से, और फिर अब वो जो कुछ लोग उसमें कोर्ट में गए। और अफ़सोसनाक बात ये है, हम ये बात करते थे, मैं भी करता था कि जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अदलिया का जायज़ा लिया जाए, तो हिंदुस्तान की अदलिया जो है फिर भी बेहतर है। लेकिन जब बात आई कश्मीर की, तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया जो पाकिस्तान की कोर्टें करती हैं, और कहा कि जो कुछ भी 370 को ख़त्म किया गया है पार्लियामेंट ने, वो बिल्कुल सही फ़ैसला है।
तो अब कश्मीर जो है, जिसके हम 70 साल से आज़ादी के राग अलाप रहे हैं, और हमारी आर्मी जो है 70% मुल्क की दौलत उस पे खर्च करती है कि जी वो कश्मीर बचाएँगे, कश्मीर की आज़ादी के लिए। और कश्मीर में जो 70,000 80,000 लोग मारे गए हैं, उनके खून का हिसाब लेंगे, वो सब खत्म हो गया खेल, वो सब ड्रामा खत्म हो गया, और कश्मीर अब हिंदुस्तान का हिस्सा है। आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में अपनी बात मनवाने के लिए पहले तो अपने आप को उस काबिल होना पड़ता है, और अपनी ताकत मनवाई जाती है। पाकिस्तान के आर्मी के बारे में पूरे सारे जो पाकिस्तानी थे, उनको एक बहुत गलतफ़हमी थी, जो अब उनकी आस्था गलतफ़हमी आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो गई है। आधी तो जब मशरक़ी पाकिस्तान बना, तो वो दूर हो गई थी। हमने बचपन से ये बात सुनी, और हमने कही, मैं भी खुद भी कहता था ये बात ये, कि हमें बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट सर्विसेज़ है, जिसे आईएसआई कहा जाता है, वो दुनिया की नंबर 1 आईएसआई है। मैं भी ये बात कहता था, क्योंकि हमें इसी तरह पढ़ाया गया था, इसी तरह बताया गया था। लेकिन ज़ाहिर है कि हमने खुद तहकीक करने की कोशिश नहीं की कि भई किस चीज़ क्या ऐसी चीज़ उन्होंने की है या कर रहे हैं, जिसकी बदौलत वो दुनिया की सबसे बड़ी अ, सीक्रेट सर्विसेज़ एजेंसीज़ है किसी भी मुल्क की। यानी कि केबीजी है, या MI6 है, या सीआईए है, उनसे भी बड़ी है, या मोसाद है, या इंडिया की रॉ है। आज पता चला इस उम्र में आकर के, जी हाँ, बिल्कुल सबसे बड़ी ये खुफिया एजेंसी है, क्योंकि ये दुनिया की शायद वाहिद खुफिया एजेंसी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने ही लोग मारे हैं पाकिस्तान में। दूसरों के नहीं मारे इतने, जितने अपने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लोग मारे हैं, आज तक मार रहे हैं, और तरह-तरह से इन्होंने उसके टूल पैदा किए हैं। यानी कि ये एजेंसी है जो दुनिया की शायद वाहिद एजेंसी होगी जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने ही लोग गायब करवा दिए और मरवा दिए। इसलिए ये सबसे बड़ी एजेंसी है, जो आज मैं दुनिया की अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में पहुँचकर ये बातें मेरी समझ में आई हैं। और हवा में तो बातें हैं नहीं ये। अब मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो ये वीलॉग लंबा हो जाएगा, कितने लोग कत्ल कर दिए गए, पढ़े-लिखे कितने लोग पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गए और छोड़ रहे हैं। और किस तरह से बुचरिंग की गई है, किस तरह से औरतों की इज़्ज़त नीलाम की गई है, किस तरह से औरतों को जेल में डाला जा रहा है, और किस तरह से मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को लीडरों को जेल में डाला गया है बगैर किसी केस के। तो ये सारा इनकी कार्रवाई है। तो ज़ाहिर है इस लिहाज से तो ये बहुत बड़ा कारनामा है, और उनको दुनिया का सबसे बड़ा खिताब मिलना चाहिए कि कोई ऐसी एजेंसी नहीं जो अपने लोगों को मारती हो। तो ये एजेंसी वो करती है, इसलिए ये सबसे बड़ी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे 70% से ज़्यादा जो लोगों ने अपने पेट काट के टैक्स दिया और पैसा दिया, और वो आर्मी पे खर्च हुआ, और जो कर्जे लिए वो भी आर्मी पे खर्च हुए, कि हम जनाब गौरी मिसाइल, शाहीन मिसाइल और फलाना मिसाइल, और फिर एटम बम, और ये उनका फ़ायदा क्या है? आज कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा बन गया, जो इंडिया के पास है, और हो सकता है जो आपके पास है, वो भी इंडिया ले लेगा अब, क्योंकि इस पर भी बातचीत चल रही है, जो मैं बताऊँगा आने वाले वक़्तों में। अभी मैं बताऊँगा तो आप कहेंगे कि मैं कोई अपने ख़याली आइडियाज़ दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये हो रहा है, ये होगा। दूसरी तरफ मैं पिछले कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ, पिछले कई व्लॉगों में 2-3 साल से, कि पाकिस्तान पर दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, मशरिक से भी और मगरिब में भी। और इनकी जो पॉलिसी है, क्योंकि हमारी पॉलिसी हमारी फ़ौज बनाती है, इसमें किसी को शक है? तो ऐसी पॉलिसी बनाई है मौजूदा पिछले 2-3 सालों में, कि अब हमने अफ़गानिस्तान में जो भी लोग हुकूमत कर रहे हैं, चाहे तालिबान है या कोई तालिबान का एक ग्रुप है, उनसे भी हमने बिगाड़ कर लिया है। और हमने अफ़गानियों को वापस भेजने का फ़ैसला ऐसे वक़्त में किया, मैं सपोर्ट नहीं करता कि या दूसरे मुल्क के लोग आएँ, अफ़गानी आके यहाँ बैठें। लेकिन वो किन हालात में आए? उनको उस हालात में किसने पहुँचाया? क्या उसमें पाकिस्तान का भी कलीदी किरदार है? ज़ाहिर है वहाँ अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने ऑपरेशन किया, पाकिस्तान तो बस उनका साथी था। तो वो जब वो बेहाल होके कहाँ जाते? उनके पास एक ही बॉर्डर था खुला हुआ, वो पाकिस्तान था। तो उनको तो किस बात की सज़ा दी आपने? आप तो उस ऑपरेशन में इत्तेहादी थे, और आज जब वो यहाँ सेट हो गए, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और उनमें मेजॉरिटी वो है, पैसे वाले नहीं है जो पैसे दे के पाकिस्तान के पासपोर्ट ऑफिस में पाकिस्तान का पासपोर्ट दे के और वीज़े लगवा के बाहर भाग गए। ऑस्ट्रेलिया में भी आए हुए हैं, अमेरिका में भी हैं, बर्तानिया में भी, यूरोप में भी हैं, जिनके पास पासपोर्ट पाकिस्तान का है। तो किसने बनाया उनका पाकिस्तान का पासपोर्ट?
और जो बेचारे गरीब गुरबा थे, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो कराची में और इस्लामाबाद में और पंजाब में, बलूचिस्तान में छोटे-छोटे कारोबार करके बैठे हुए हो। उसमें खैर कुछ एलिमेंट्स होंगे जो हेरोइन सप्लाई करते हैं या कलाशनिकोव सप्लाई करते हैं, लेकिन क्या वो मेजॉरिटी में है? बिल्कुल नहीं है। ये जिनको आप वापस भेज रहे हैं और जो खामोशी से जा रहे हैं, ये तो वो बेचारे मिस्कीन गरीब गुरबा है, जिन्होंने अपनी लाइफ सेट कर ली थी 30-35 सालों में। आज उनको आप भेज रहे हो, तो आप क्या समझते हैं कि इसका रिपल्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जानकर किया जा रहा है, इसका मतलब है इसमें आम आदमी भी समझ सकता है, ये खून की होली खेली जा रही है या खेली जाएगी बड़े पैमाने पे केपीके में। ये मेरी बात लिख लें, आज 13 दिसंबर है जो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। तो एक तो ये हरकत की जा रही है। अब देखें आप कि हुआ क्या है, पिछले आप गौर करें, मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर केपीके में, बाजोड़ में, उधर सरहदों पे जो अफ़गानिस्तान के साथ मुल्क़ा इलाके हैं, वहाँ पाकिस्तानी आर्मी पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर हमले हो रहे हैं। 20 से 25 सिपाही उन हमलों में मारे जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, जिसमें फ़ौजी ऑफ़िसर भी मारे जा रहे हैं और इनकी तादाद बढ़ रही है और बढ़ेगी। ये बात मेरी लिख लें। उसकी वजह क्या है कि इसमें वो पॉलिसी है हमारी मुल्क को चलाने वाली माफिया की, जो ये करवाना चाहती है। मैं इस पे बताता हूँ आपको कि क्यों मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमले तो हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं और कोई भी बचाने नहीं आएगा पाकिस्तान को। अब आप बात करते हैं कि जी इसमें इंडिया का हाथ है, तो भाई पाकिस्तान क्यों नहीं अपना हाथ इंडिया में घुसेड़ देता जाके? इतनी ताकत है करने की? इतनी ताकत है? किसी मुल्क के दाखिली मामलों में बात करना और उनके उस मुल्क के उन लोगों को सपोर्ट करना जो मुल्क के खिलाफ हैं, उसके लिए भी आपकी ताकत चाहिए ना आपको। बदमाशी इज़राइल कर रहा है पूरे अरब इलाकों में, गज़ा पे क्या हाल कर दिया है, 20,000 लोग मार दिए। तो उसके पास ताकत है ना ये, उसके अमेरिका बैठा हुआ है, खुल के कर रहा है। चाइना ने दो अभी पिछले 1-2 दिन पहले वीटो चाइना ने रेज़ोल्यूशन भेजा, सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया कि सीज़ फायर करना चाहिए। तो अमेरिका ने वीटो कर दिया उस सीज़ फायर को। सोचें आप कौन करवा रहा है ये? मतलब एक तरफ तो वो बात करता है अमेरिका कि जी ये हम इसके खिलाफ हैं कि सिविलियन को नहीं मारना चाहिए गज़ा में, और जब वो करारदाद पेश की चाइना ने कि वहाँ फौरी तौर पे सीज़ फायर करें, उसको वीटो कर दिया अमेरिका ने। पाकिस्तानी खामोश बैठे रहे। किसी पाकिस्तानी स्पोक पर्सन का, किसी जर्नल का, किसी लीडर का कोई आज तक बयान नहीं आया है खुल के फ़लस्तीनियों की सपोर्ट में, क्योंकि इनको कहा गया है कि शट योर माउथ, यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस, और ये खामोश होकर बैठ गए। आज से पहले कश्मीर के और अफगानिस्तान और फ़लस्तीन के मामले पर हमेशा पाकिस्तान फ्रंट पे बात करता था आके, लेकिन आज खामोश बैठ गए, सांप सूंघ गया इनको। कितनी शर्म की बात है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ने कहा था कि फ़लस्तीन जो है वो एक इल्लेजिटिमेट चाइल्ड है, कुछ ताकतों का, हम उसे तस्लीम कभी भी नहीं करेंगे। आज कश्मीर फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, इसीलिए इमरान खान को चुप कराया गया है और इसीलिए इमरान खान को बंद किया गया, क्योंकि वो कहता था कि हम किसी भी मुल्कों को अड्डे नहीं देंगे। आज अड्डे लगा दिए गए अमेरिका के। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब क्यों 4 दिन के दौरे पर उनके पेंटागन के ऑफिसरों से और आर्मी के ऑफिसर से और उनके सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? सदर साहब ने तो मुँह नहीं लगाया कि भई, उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। कोई आया है बैठ के उसको डिक्टेशन करना है, उसको देना है बेसिकली कि ये करो। क्या पाकिस्तानी अवाम को बताया है कि आर्मी के चीफ किस लिए जा रहे हैं भाई, 4 दिन के दौरे पे क्या करेंगे वहाँ? क्या आपका एजेंडा है? कोई सियासतदान जानता है हो, जाता हो, अवाम का नुमाइंदा जाता हो, अपना वो एजेंडा पेश करे कि इसलिए जा रहा हूँ मैं। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का पैसा खर्च होता है इस पर। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो ये याशियाँ करते हैं। क्या पाकिस्तान की अवाम इस पे बोली है या बोल सकती है? उनको बंद कर दिया गया है। और जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, वो हो रहा है और होगा। तो वहाँ डिक्टेशन लेने गए हैं, और क्या डिक्टेशन लिया है, आने वाले हालात आपको बहुत जल्द बता देंगे ये। लेकिन पाकिस्तान को बेचने का सौदा और टुकड़े करने का जो मंसूबा है, वो कामयाबी से जारी है। बिल्कुल उनका जो स्क्रिप्ट है,
उस पे हूबहू अमल हो रहा है और अब ये बहुत करीब चीज़ें आ गई हैं। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब, जनाब वो जो है आने वाले पाकिस्तान के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म चौथी मर्तबा के, उनके तमाम केसेस जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। करप्शन के, प्रॉपर्टीज़ जो बनाई है बाहर, उसके, मनी लॉन्ड्रिंग के, उनके ख़त्म कर दिए गए हैं। उनकी फैमिली के भी ख़त्म हो जाएँगे और बाइज़्ज़त तौर पे, मैं तो बाइज़्ज़त ही कहता हूँ, उनको जनाब मिनटों के अंदर उनके केसेस तमाम ख़त्म करके, उनको जनाब थाली में रख के उनको इलेक्शन में इजाज़त दी जाएगी। खुल के धांधली होगी, ऐसी धांधली होगी जो शायद दुनिया में कहीं नहीं देखी गई होगी और आवाम खामोशी से तमाशा देखेगी, क्योंकि आवाम को तो बिल्कुल पीस दिया गया है, उनमें खड़े होने की ताकत नहीं है। और आगे मैं इस मौजू पे बात करता हूँ। तो पाकिस्तान की आवाम, ख़ास करके पंजाब की आवाम को मुबारक हो। आपके नवाज़ शरीफ साहब, जो उनका फैमिली टाइटल नहीं है शरीफ, वो बहुत शरीफ ख़ानदान है वो। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। इसीलिए ये जो चीफ जस्टिस हैं, काज़ी फ़ाइज़ ईसा, नाम इनका काज़ी से शुरू होता है तो अपने नाम का ही लिहाज़ कर लेते हैं, जिन्होंने आपका नाम रखा है, जो माँ-बाप ने आपका नाम है, जो भी है, आपका काज़ी साहब का नाम शुरू होता है। इस तरह के नाअहल, कॉम्पिटेंट, बेगैरत चीफ जस्टिस बने हुए हैं। अदलिया जिस मुल्क की नहीं है, उस मुल्क में क्या हो सकता है? इस वक़्त पाकिस्तान में ना अदलिया का कोई मेयार है, ना इस वक़्त पाकिस्तान में लेजिटिमेट हुकूमत है। पाकिस्तान की हुकूमत कौन चला रहा है इस वक़्त? वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाया है, नगीना वज़ीर आज़म को? कैसे बनाया है? क्यों फैसले कर रहा है वो? कैसे जा रहा है? क्या अवाम ये नहीं देख रही है? लेकिन आप डरते हैं अवाम निकलते हुए। एक सूबे की अवाम निकल रही है, इसमें बात करता हूँ, बाकी सबको साँप सूंघ गया है। तो वो उसमें खुश हैं कि उनको गुलामी जैसी भी मिलेगी आगे, वो उसमें खुश रहेंगे, बस उनको खाना मिल जाए, थोड़ा मस्तियाँ करने के लिए मिल जाए तो ठीक है। तो उसके केस माफ़ कर दिए गए और उसके बिल्कुल अपोज़िट इमरान खान के केसेस को कोर्ट में भी नहीं सुना जा रहा है, जेल में कोर्ट लगाई जा रही है, वहाँ जाया जा रहा है, रीज़न ये दिया जा रहा है। बेगैरती की इंतहा देखें आप। लफ्ज़ तो मेरे पास तो है नहीं, मैं ये बार-बार कहता हूँ कि अब वो लफ्ज़ ही नहीं है, जो जिनको ये डिफ़ाइन करें कि ये किस लेवल के लोग हैं ये। दुनिया की हर बेगैरती, हर बदनामी का वाला जो काम है, वो ये करते हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं, हो रहा है। एक तरफ वो काज़ी ऐसा मुनाफ़िक आदमी, मैंने ये जब सब लोग तारीफ़ कर रहे थे, इससे पहले बंदियाल साहब के ज़माने में कि बड़ा अच्छा, मैंने उस वक़्त वीलॉग है मौजूद है मेरा। मैंने कहा था आप देखिएगा तमाशा ये क्या करता है ये। इसको लाया गया है ये। मैं बार-बार ये लफ्ज़ यूज़ करता हूँ माफ़िया। वो माफ़िया क्या है वो? इस माफ़िया में जो मैं बात करता हूँ, उसका मतलब क्या है? ये एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें अदलिया भी है। अदलिया से जो जनरल टॉप के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं, इसमें खुफिया एजेंसी भी है, इसमें आर्मी के जनरल भी हैं, आम फौजियों की बात नहीं कर रहा मैं, उनको तो पता भी नहीं होता बेचारों को, वो तो जान देने के लिए है सिर्फ बस, वो भी हैं। इसमें नवाज़ शरीफ की फैमिली भी है, नवाज़ शरीफ भी है, आसिफ ज़रदारी भी है। ये सब एक ग्रुप मिलके इस पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, अमेरिका, बर्तानिया और जिनके भी ये एजेंट हैं, उनके तौर के ऊपर। और उसमें फिर ये भी है कि जिसको तोड़ के, बाँट के फिर इनके हवाले कर दिया जाए। जिस तरह से जब ऑटोनॉम एम्पायर सल्तनत उस्मानिया की जो हुकूमत ख़त्म की गई, गद्दारी की अरब कबाइली लीडरों ने, और फिर अरब स्टेट बना दी गई छोटी-छोटी और इनको शेख बना के बिठा दिया गया। आज वो शेख बने बैठे हैं और वो अमेरिका और बर्तानिया के इशारों पे चलते हैं। उन्हीं ने क्योंकि इनको बनाया है ये सऊदी अरब समेत। तो ये पाकिस्तान को में होगा जो मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ और शायद आप लोग ये मेरी बात समझते हो कि मैं कोई पता नहीं, मुझे कोई दिमागी प्रॉब्लम है या क्या है, मैं ऐसी बकवास कर रहा हूँ, बैठकर कोई टाइम है मेरे पास। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं तारीख में जब बात हो, तो मैं उन लोगों में हूँ, जो ये लोग कहें कि एक साहब होते थे, वो इस तरह से लिखते थे और बात करते थे और उन्होंने जो बातें की थी, वो सही बातें थी। जिस तरह से आज मैं बातें करता हूँ कि जब बांग्लादेश बन रहा था, तो जो मेरे वालिद बात करते थे, जो मेरे वालिद के दोस्त बात करते थे, हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के, बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो मैं उनको याद रखता हूँ। तो हो सकता है कि मुझे भी, क्योंकि ज़िंदगी में तो याद करते नहीं हैं लोग, मरने के बाद शायद जब कोई ऐसा मौका है,
तो वो कहे कि हाँ, कुछ लोग थे ऐसे, तो मैं उसमें ज़िंदा रहना चाहता हूँ। मुझे और कोई लालच नहीं है, ना मैंने किसी से कुछ पैसे लेते हूँ उसके, ना मुझे कोई दाद चाहिए, ना मुझे कोई अवार्ड चाहिए। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, पाकिस्तान छोड़ दिया, मजबूरी है, जा भी नहीं सकता अब मैं पाकिस्तान। लेकिन मैंने वैसे भी खैराबाद कह दिया है, क्योंकि उस मुल्क में जाने से क्या फ़ायदा जो मेरा मुल्क नहीं रहा अभी है। मेरा मुल्क तो मेरे माँ-बाप की कुर्बानियों की वज़ह से मिला था, और वो माँ-बाप भी नहीं है अब, और वो कुर्बानियाँ भी ज़ाया हो गई हैं अब। अब तो जो उनकी औलादें हैं, उनको मारने की बात होती है। अब तो जिस तरह से मशरक़ी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी वहाँ माइग्रेट करके गए थे, जिन्हें बिहारी कहा जाता था, जैसे हमारे यहाँ सिंध के शहरी इलाकों में महाजिर कहा जाता है, उनको देखें नस्ल-कुशी की गई उनकी। उनको कैंपों में आज भी उनकी सेकंड, थर्ड जनरेशन मौजूद है। उनके पास वहाँ के आईडी कार्ड भी नहीं है, और हमारी फ़ौज ने उस पर कुछ नहीं किया। ये खुद तो आ गए हथियार डाल के और कैदी बन के, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। ये इतने बेगैरत हैं, और जिन्होंने कोई आवाज़ उठाई उनको बंद कर दिया। क्या कसूर था उनका? जिनको बिहारी कहा जाता है, हालाँकि वो पाकिस्तानी है। आज भी वो पाकिस्तान का झंडा छोटी-छोटी लम्ब के वो जो होता है ना, कच्ची आबादियाँ, वहाँ वो रहते हैं बेचारे, पाकिस्तान का झंडा आज भी लेके खड़े हुए हैं। उनके पाकिस्तान की हिमायत में जो लोग बात करते थे, उनको फांसियाँ दे दी गईं, और हमारे बेगैरत जो हुक्मरान हैं, वो खामोश रहे, एक बात नहीं कर सके। आज बांग्लादेश के सामने मगरबी पाकिस्तान के जो ये पाकिस्तान जिसे जो मगरबी पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, बात नहीं कर सकते ये लोग। और अब किस मुल्क के साथ बात कर सकते हैं? आपकी हैसियत क्या है? और इस हैसियत में पहुँचाया गया है कि आप कर्ज़ में बैठे रहो हमसे। बोलो चुप करो, तुमने पैसे लिए हमसे कर्ज़े के, पहले कर्ज़े के पैसे दे दो, फिर ज़बान खोलना कोई। वो हमारा हाल है। अब सिलसिला ये है जो मैं कहता रहा हूँ, और अब वो होने जा रहा है। देखें, पाकिस्तान के हालात अब उस तरफ पहुँच रहे हैं, और बहुत जल्द पहुँच जाएँगे। ये महीनों की बात है। कब होगा मैं आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जो गयूर अवाम हैं, पठान हैं, उनमें पाकिस्तानियत का जज़्बा इमरान खान ने पैदा किया, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में इतनी पाकिस्तानियत पहले नज़र नहीं आई थी, क्योंकि वली खान और बादशाह खान और ये वो पाकिस्तान के नज़रिए के ना हामी थे, ना हामी कभी रहे। ज़हनी तौर पे इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के गयूर पठान नौजवानों को पाकिस्तान का सबक सिखाया, पाकिस्तान को बताया, पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया, और आज वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान फ़ौज के ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं। आज वो उन्होंने अपने आप को एक गयूर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी साबित किया है, और ये एक लीडरशिप की वजह से हुआ है इमरान खान की। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। कोई कुछ भी बकवास करता रहे, आई डोंट केयर, क्योंकि जितनी अकल होती है आदमी उतनी बात करता है ना। आप जब मैंने ये कहा पिछले अपनी 2 लाख पहले 2 या 3 वीलॉग पहले कि जी क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, तो बड़े जज़्बात से लोगों ने हाँ, हाँ, बिल्कुल होंगे। मेरा ख़्याल है ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा, ये उस वक़्त मेरा ख़्याल है शायद जब बांग्लादेश बना तो ये पैदा भी नहीं हुए थे। या होंगे तो किंडरगार्टन में होंगे, या इनको पता नहीं है कि ये चीज़ पहले हो चुकी है। तो जज़्बात से बात नहीं होती, ज़मीनी हक़ाइक़ देखो। आज देख लें, आज क्या किया जा रहा है कि एक पार्टी को बिल्कुल बाँध दिया है, उस पे पाबंदी भी लगाएँगे, उसको निशान भी उसका ले लिया गया है, नहीं दिया जाएगा। और मैंने ये कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा, जिस पर बहुत सारों ने मुझे दिए कि आप पता नहीं कौन-सी उसमें इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान। अरे भाई, मैंने बहुत फ़ेवर की है, मैं करता हूँ, मैं उसके जो हक़ में रैली की उसमें मैं भी गया हूँ, उसमें मैंने तकरीरें भी की हैं। लेकिन मैं हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ से मुँह नहीं मोड़ सकता, मेरा काम है ये। क्या आप लोगों को बताऊँ कि ये हो रहा है? तो इन लोगों ने लियाकत अली खान को कत्ल किया, इन लोगों ने फातिमा जिन्ना को मारा, इन लोगों ने कायद-ए-आज़म को कोई तिब्बी इमदाद मौके पे फराहम नहीं की, उनकी मौत वाक़या हो गई, बेनज़ीर का कत्ल हुआ, भुट्टो को फांसी लगी। इस पे भी मैं बात करता हूँ, मैंने आर्टिकल भी लिखा है। और इस तरह से जिस-जिसने बात की, अरशद शरीफ को मारा गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई आज तक कि किसने मारा है। क्योंकि भाई जो मारने वाले हैं, आप उन्हीं से कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करें। ये तो हर मुहिब्बे वतन को इन्होंने मारा है। तो इमरान खान को अगर ये पनिशमेंट देते हैं, उम्र कैद देते हैं या मारते हैं, तो कोई नई बात होगी ये? ये तो हर मुहिब्बे वतन को मारेंगे जिनको नज़र आएगा कि ये खड़ा होके बोल सकता है। क्योंकि ये जिसके एजेंट हैं, ये उनका फैसला है। ये टट्टू है उनके ये।
पैसे खाते हैं उनके ये, कैसे सर उकड़ा के बात कर सकते हैं? आप बताओ ये मुझे। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करते हो और वो बोलते हैं कि हमें पैसे दो, आपके पास पैसे नहीं है, आप उनके सामने बात कर सकते हो? वो आपकी फाइल खराब कर देंगे क्रेडिट की, फिर कहीं और से लोन भी नहीं मिलेगा। यही पाकिस्तान का हाल है इस वक़्त, यही पाकिस्तान का हाल है इस वक़्त। तो बात सारी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम खड़ी हुई है। अगर इन्होंने इलेक्शन में, और ये आखिरी मार्का की तरफ जा रहे हैं अब ये, अगर इन्होंने इलेक्शन में इमरान खान को या पीटीआई को हिस्सा नहीं लेने दिया। एक बात और मैं बताता चलूं कि मैंने ये बात की थी आपको कि इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा, ना इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा। क्या आप आज से 3 महीने पहले या 2-3 महीने पहले या उस वक्त इमरान खान ने अपना जो ओहदा है चेयरमैनशिप का वो बैरिस्टर गौहर को दिया, क्या आप सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है? बताएं मुझे ईमानदारी से। सब कुछ मुमकिन है क्योंकि ये मजबूर कर देते हैं आदमी को। ये वो हरकतें करते हैं जो कोई भी मोहज़्ज़िब आदमी, शरीफ आदमी नहीं कर सकता। मजबूर हो जाता है आदमी। ये लोगों की बच्चियों को पकड़ के ले जाते हैं, नंगा करके तस्वीरें दिखा दे भेज देते हैं उनके घर पे। क्या करेगा आदमी? गैरतमंद आदमी तो चुप होकर बैठ जाएगा। वो हरकतें करते हैं ये। तो ये हो रहा है ये, आपको पता है। आज आप देख लें कि पीटीआई कि जो हमदर्द भी थे, मेंबर तो छोड़ें, वो 20-25 औरतें देखें, शरीफ औरतें हैं, आज भी जेल में बैठी हुई हैं वो, और अपने मौक़िफ़ से नहीं हट रही। कौन औरतें हैं वो? और कैसे अवाम सोई हुई है? ये बांग्लादेश में भी किया है इन्होंने बंगालियों के साथ। क्या इमरान खान मुल्क का गद्दार था? नहीं। तो फिर क्यों जेल में डाला है? इसलिए कि हर मुहिब्बे वतन के साथ यही किया जाएगा। जो लोग बाहर बैठ गए मेरे ऐसे पाकिस्तान के, ये बातें करेंगे तो उन पे भी पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी जाएगी। जब वो एयरपोर्ट जाएंगे इनको उठा के कहीं पर ही भेज दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। ये खुली बदमाशी है, और इन बदमाशियों के पीछे उन बदमाशों का हाथ है जो इनसे बड़े दुनिया को चलाते हैं जो। तो कैसे बोलेंगे ये? तो ये 70 साल का जो आपने बोया है ना, ये वो काट रहे हैं आज आप, क्योंकि आप चुप रहे। आप चुप रहे जब लियाकत अली खान को शहीद किया गया। आप चुप रहे जब फातिमा जिन्ना को धांधली से हराया गया। उनके खिलाफ वो बातें की गई जो फिर बाद में बेनज़ीर के खिलाफ भी वो कहानी चली, तो उसके खिलाफ भी कि आप, आज की नौजवान नस्ल सोच नहीं सकती। पढ़ें जाके क्या-क्या इल्ज़ाम लगाया इन्होंने। इन्होंने कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्ना के बहन-भाई के रिश्ते पे उँगलियाँ उठाई। मैं बात नहीं करना चाहता जो अखबारों में छपी, फ्लायर बाँटे अयूब खान ने, और उनको हराया गया। जो इस तरह से पॉपुलर थी फातिमा जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाई, जिस तरह आज पीटीआई है पाकिस्तान में। फिर उनको हाउस अरेस्ट करके बंद कर दिया हाउस में। उन पे पाबंदी थी, वो कोई बयान नहीं दे सकती। मीडिया पे पाबंदी थी कि फातिमा जिन्ना का नाम आप नहीं छाप सकते, मीडिया में छाप सकते हैं, ना रेडियो पे बात कर सकते हैं। तो यही तो इमरान खान के साथ हुआ है, ये दोबारा हुआ। ये हो चुका है फातिमा जिन्ना के साथ पहले। क्यों लियाकत अली खान को शहीद किया? इसलिए कि उन्होंने अमेरिका गए तो कहा कि हम किसी का ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उनका प्लान था कि वो आने के बाद फिर रशिया भी जाएंगे। उस वक्त 2 बड़े बड़े ताकतवर ब्लॉक थे, एक अमेरिका और एक रशिया। उनका रशिया जाने का प्रोग्राम था। उसके बाद वहां भी वो यही बात करने जा रहे थे, लेकिन फिर उनको कत्ल करवा दिया गया, और पता नहीं लगा कि उस कत्ल में किसका हाथ है। और जहां भी ये पता ना लगे ना आपको कि इसके पीछे किसकी हरकत है, वो मालूम नहीं हो रहा है आपको, तो आप समझ जाएं कि किसने किया है वो। ये उन्हीं लोगों को वो लोग करते हैं जिनका पता नहीं चलता है, गुमनाम ताकत। तो फिर यही फातिमा जिन्ना के साथ किया गया, और वो लोग किए गए उनके साथ, उनके खिलाफ अयूब खान के साथ थे, जिनकी औलादें आज नवाज शरीफ के और जरदारी के साथ हैं आज। तारीख पढ़ें, बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, तारीख पढ़ें, तो आपको यकीन आएगा कि मैं क्या गलत कह रहा हूं या सच कह रहा हूं। आप बड़े आराम से, खास करके वो जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उनको खाने पीने को मिल रहा है, वो सोचते हैं फजूल की बातें हैं। हो सकता है आप लोग सिर्फ देखते हो, अरे अतीक साहब का भी लगा, बंद करो यार। ये एटीट्यूड सही नहीं है, ये सही नहीं है एटीट्यूड ये। तो बहरहाल मैं तो जो मेरे ज़मीर मेरा गवारा करता है मैं करता हूँ, अपना टाइम भी लगाता हूँ। हमने सबने मिल के चले जाना है। लेकिन वो लोग जो
जुल्म के खिलाफ बात करते हैं वो सुकून से मरेंगे कि हम तो बात कर रहे थे, हमें मौका दिया, अल्लाह ताला ने दिया बोलने का, हमने बात की। तो ये बातें हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, और हमारे आर्मी चीफ साहब गए हैं डिक्टेशन लेने के, आगे क्या करना है, और वो जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें हैं, इस पे आप गौर करें। हालात बहुत खराब हैं। एक सिनारियो आप ये देखें और मुझे जवाब दें आप कमेंट्स में लिखकर, इंसाफ के साथ। लगी लिपटी बातें नहीं चाहिए, या कोई आपकी किसी से लगाव है, आपका पसंदीदा हीरो नवाज शरीफ है या जरदारी है, वो पसंदीदा हीरो है आपका, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे जवाब नहीं चाहिए आपका, मैं डिलीट कर देता हूँ फौरन। मुझे बकवास नहीं चाहिए आपकी। कोई लॉजिकल लेकर आए कि हाँ जी मैंने जो बात की है ये गलत कर रहे हैं आप, ये तारीख है असल में, मुझे रेफरेंस दें आप। आज क्यों 45 साल बाद इनको भुट्टो याद आया, भुट्टो जिंदा है, उसके बाद तो उसकी बेटी को भी मारा गया है, उसका केस क्यों नहीं खोलते आप? काजी ईसा साहब, उसका केस क्यों नहीं खोलते आप? अरशद शरीफ का केस क्यों नहीं खोलते आप? इमरान खान का टॉर्चर करके उस बेचारे को बोलने से मोहताज कर दिया, उसका केस क्यों नहीं खोलते आप? आपको शर्म नहीं आती? आपको अल्लाह ताला ने चीफ जस्टिस बनाया है और आपने उतनी ही बेगैरती की है, और आपको इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि फौरन जनाब एक बयानिया देते हैं पीपल्स पार्टी को कि भुट्टो जिंदा है। मैंने आर्टिकल लिखा है हु वॉज भुट्टो, मैंने एक आर्टिकल लिखा है और मैंने वो आप लोगों को भेजा भी है, और मैं उसका आपको बताता हूं कि वो आर्टिकल जो है वो मैंने अपने अखबार पर भी लगाया है, और मैंने वो कई मीडिया में भी भेजे हैं। वो जब वहां पब्लिश होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा वो आर्टिकल। तो वो उस आर्टिकल में मैंने आपको बताया है कि भुट्टो जो था, मैं उसे कहता हूं, हमेशा मैं कहता आ रहा हूं, आज से नहीं, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, कि ही इज एन इवल जीनियस। भुट्टो इंटेलिजेंट था, पॉलिटिक्स आती थी, पॉलिटिकल उसमें जरासीम थे, बोलना जानता था, लेकिन वो पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन नहीं था। उसके खून में मुहिब्बे वतन थी ही नहीं। उसका बाप भी अंग्रेजों का एजेंट था, ये भी अंग्रेजों का एजेंट है, उसका दादा भी अंग्रेजों का एजेंट था, अंग्रेजों से जमीनें लेके वडेरे बने हैं ये। तो कैसे पाकिस्तान के आर्मी हो सकते हैं? पूरे पाकिस्तान की मूवमेंट में अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के साथ अल्लामा इकबाल तो चले गए थे। कहीं आपने भुट्टो के बाप का नाम सुना? नहीं सुना आपने। इन्होंने पाकिस्तान बनने के मामले में कोई इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। आज क्यों 45 साल बाद, जबकि ये केस बंद हो गया है? जब 2011 में जरदारी जो है, जब प्रेसिडेंट था, इसको अपनी बीवी बेनजीर जरदारी के कत्ल की तो बात नहीं करता ये। सोचे आप, यानी कि अगर आप किसी की वाइफ की मर्डर हो जाए और उसका बाप का भी मर्डर हो जाए उससे 25 साल पहले, तो अपनी बीवी के लिए बात नहीं करेगा वो पहले, जो रिसेंट दौर में हुआ है। भुट्टो की बात अब कैसे याद आ गई अचानक इनको 45 साल बाद? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। और मेरा ये मौकिफ है, ये जो आजकल के सहाफी जो पता नहीं 70 के बाद पैदा हुए हैं या भुट्टो की फांसी के बाद पैदा हुए हैं, ये बड़े आजकल जुडिशियल मर्डर क्या होता है भाई? क्या होता है जुडिशियल मर्डर? एक तरफ आप कहते हैं अदालत का फैसला है, तो ये भी अदालत का फैसला था। वो फैसला गलत हो सकता है, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मुझे पता है जितना जुल्म भुट्टो ने 74 से और 77 के दरमियान करा था अपने अपोजिशन लीडरों के साथ, किसी ने नहीं किया होगा। वो आज तो देख सकते हैं आप, जो अब ये आर्मी कर रही है। लेकिन जो भुट्टो ने किया था, भुट्टो ने एक अपनी फोर्स बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, सिर्फ इसलिए बनाई थी जैसे रेंजर्स टाइप की, कि उस पर चुन चुन के मारना है जो भुट्टो के खिलाफ बात करेगा। और पता नहीं कितने लोगों को मारा, बमबारी करवाई इन्होंने एयरफोर्स के से बलूचिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान के कबायलियों के ऊपर, क्योंकि भुट्टो के खिलाफ बात करते थे वो। इन्होंने वली खान को बंद किया हैदराबाद जेल में बम केस में, कि उन्होंने बम के केस में वो इन्वॉल्व था। हालांकि उसका नजरिया अपना था, लेकिन पॉलिटिकल लीडर था वो। प्रोफेसर गफूर अहमद एक बहुत ही दानिशवर सियासतदान थे, जमात इस्लामी के अमीर थे, उनको जेल में बंद कर दिया। और नूरानी को, शाह अहमद नूरानी जो जमीयत उलमा पाकिस्तान के लीडर थे, काबिल आदमी थे, सियासतदान थे, उनको बंद कर दिया जेल में। उन पे गद्दारी के मुकदमे बनाए भुट्टो ने, बंद कर दिया सारा अखबार। जो भी बात करेगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो अखबार बंद करवा दिए। अखबार ब्लैंक आते थे कि उस पर लिखा होता था सेंसर कर दिया। वो हरकतें की जो मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है, और मैंने फिर
वीलॉग भी किया है, आप जरूर पढ़ें उसको। तो आज जो ये बात कर रहे हैं जुडिशियल मर्डर, ये सब बकवास है, ये मेरा मौकिफ है। और क्योंकि ये प्रूव कर रहा हूं मैं इसलिए कि जब ये जरदारी ने 11 में ये जो कि सदर थे, ये बहैसियत सदर, इसने रेफरेंस दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में कि भुट्टो का केस दोबारा सुना जाए, उसके खिलाफ जुडिशियल मर्डर हुआ है। और जुडिशियल मर्डर क्या होता है? केस या सही फैसला, आपके नजर में अदालत फैसला सही करती है या गलत करती है, वो आपका नजरिया है, उस पर आप बात कर सकते हैं फैसला होने के बाद। तो दो में से एक ही फैसला करती है, वो हालात बताते हैं फ्यूचर के। तो आप ये कह सकते हैं कि जो उसने अदालत ने फैसला दिया उसमें भुट्टो को फांसी नहीं होती थी, ये कह सकते हैं आप? ये क्या बात करते हैं आप, जुडिशियल मर्डर, ये कौन सी टर्म है ये? इसको डिफाइन करें ना। अगर आप ये बात करते हैं और बड़े बड़े चैंपियन बनते हैं, साफ ही बैठकर टीवी के ऊपर बकवास करते हैं कि वो तो सही है, वो तो हाँ वो तो फैसला गलत था। कैसे गलत था? कुछ पार्ट उसका गलत हो सकता है, हो सकता है उसको फांसी नहीं होती, लेकिन इसमें इसमें पूरी बात करें आप। महमूद मसूद जो डायरेक्टर जनरल था एफएसएफ का, जो भुट्टो ने बनाई थी, उसने क्या बयान दिया कोर्ट में आके? उसने कहा हाँ भुट्टो साहब ने तो किया है। और भुट्टो ने अहमद रजा कसूरी के बाप को ही नहीं मारा, क्योंकि मारने तो इस पे गए थे, हमले ये ड्राइव कर रहा था कार, तो बाप को लग गई जो बार में बैठे हुए थे गोली। तो अगर आप ये कहते हैं, तो खैर जरदारी साहब ने जब ये दाखिल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको टर्न डाउन कर दिया कि नहीं अब नहीं सुन सकते हम, ये फैसला क्लोज हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और उसके बाद में इन्होंने रेफरेंस दोबारा उसने रिव्यू किया, वो भी खत्म हो गया। तो उसके बाद तो वो केस खत्म हो गया। वो फिर पाकिस्तान के आइन में जो एक, मैं वैसे भी इस आइन को जाली मानता हूँ, क्योंकि जाली तरीके से बनाया गया मशरकी पाकिस्तान टूटने के बाद। मैं कई दफा अपने आर्टिकल में प्रूफ में बात करता हूँ अपनी, अगर किसी को है तो मुझसे बात कर ले, फिर बहस कर ले मुझसे इस पर। तो उसमें भी ये है कि एक दफा जब ये खत्म सुप्रीम कोर्ट से वो रिव्यू फैसला आ जाए, वो खत्म हो जाता है केस। 45 साल बाद आपको क्यों याद आ रहा है? तो अगर भुट्टो ने अहमद रजा कसूरी के बाप को नहीं मारा, तो किसी ने तो मारा था ना, कत्ल तो हुआ है, तो फिर किसने मारा है? अदालत को ये करना चाहिए कि पूछे कि नहीं जी देखें जी, भुट्टो पे गलत बयान है, भुट्टो ने नहीं मारा था, इस शख्स ने मारा है, ये है वो शख्स। तो बात समझ में आती है। अगर आप ये बात करते हो कि भुट्टो ने नहीं मारा था, उसको फांसी, उसको जुडिशियल मर्डर किया, ये सब रबिश और बकवास है। ये भुट्टो के वो कारनामे, पाकिस्तान को तोड़ने में जो कलीदी किरदार अदा किया है, उसमें याह्या खान नंबर 1, नंबर 2 जुल्फकार अली भुट्टो, और फिर मजबूरी में आखिर में नारा लगाया मुजीबुर रहमान ने। लेकिन जो मेन कलीदी किरदार था वो भुट्टो का था पाकिस्तान तोड़ने में। मैंने इस पे कई वीलॉग किए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी साबित करूंगा। तो वो बात बताओ ना, ये जो जर्नलिस्ट बैठ के बात करते हैं, तो जो मुल्क को तोड़ने में जिसने कलीदी किरदार अदा किया हो, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना कि 20 लाख से ज्यादा लोगों की कुर्बानियों से ये मुल्क बना है। जो भी इसके साथ खेलेगा, अल्लाह ताला उसको अंजाम तक पहुंचाएगा, और ऐसा हुआ है। तो उसमें इन्वॉल्व था, कई बड़े बड़े लीडरों को जाली केस बना के कई लोगों को मारना, तो उसने कत्ल किया है। एक केस था, मेरे दादा जो थे वो पुलिस में थे हिंदुस्तान में, तो वो बताते थे कि एक केस था, उसमें एक शख्स को जो है वो जब वो सुनाते थे दादी को, फिर दादी हमें सुनाती थी। जब मैं तो मेरे दादा में पैदा हुआ तो मेरे दादा का इंतकाल हो गया था, मैं उस वक्त 2 साल का था, तो मुझे तो याद नहीं है। लेकिन वो कहते थे कि एक केस चला, उसमें जिरा हुई, तो जज ने कहा, गोरे होते थे जज, उसने कहा कि ये प्रूफ होता है जो शवाहिद दिए गए हैं कि तुमने कत्ल नहीं किया है, ये साबित होता है, मुलजिम को कहा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये फील हो रहा है कि तुमने कत्ल किया है, तो मैं तुम्हें बरी कर दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें तो मेरे पास सबूत नहीं है इतने, लेकिन बेहतर है कि तुम सच बोल दो, तुम्हारे लिए अच्छा है, तो वो रोने लगा। उसने कहा जी मैंने बिल्कुल ये कत्ल नहीं किया है, लेकिन मैंने और कत्ल किए हैं दुनिया इस जिंदगी में। तो जज ने कहा कि यही वजह है कि मेरा दिल चाह रहा था कि तुमको मर्डर केस में सजा दी जाए, लेकिन क्योंकि वो उस केस में तो नहीं था, बरी हो रहा था वो। तो बात सारी ये है कि अगर किसी को मारोगे तो अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, इसलिए उसको इबरतनाक फांसी हुई। और वो फांसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला थी, चाहे वो गलत था या सही था। तो आप कैसे कह सकते हैं जुडिशियल मर्डर है? तो फिर उन जजों को फांसी लगाओ ना आप, जिन्होंने ये फैसला किया है। और फिर ये मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आप, अहमद रजा कसूरी के बाप का कत्ल हुआ था रोड के ऊपर,
तो उसके कातिलों को लेकर आओ आप, कहो कि ये कातिल हैं, चाहे वो जिंदा है मुर्दा है, उसके उनके खिलाफ अनाउंस करो, फिर आप कहो कि हाँ जी हमने असल कातिलों को पकड़ लिया, तहकीक कर ली उसके ऊपर, आई मीन, और ये है वो। और खाली आप ये कहोगे तो ये कौन सा केस है भाई? अगर किसी को आप कहते हो कि इसने नहीं किया कत्ल, तो ये बताना आप पे फर्ज है कि बताओ फिर किसने किया है। कत्ल तो हुआ है भुट्टो को, रजा कसूरी का, और उसकी बात नहीं सुनी जा रही। कल ये ऐसा जलील आदमी है कोई बेगैरत, ये जो चीफ जस्टिस है, कि उसको बोलने नहीं दिया गया इसने, अहमद रजा कसूरी को, जब वो अदालत में था। आओ आपका टाइम आएगा तो आप बोलिएगा। जल्दी लगी हुई है उसको, जल्दी ये अहकामात लेके बनाइए। अल्लाह ताला इनका वो हाल करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि अब कुछ किया तो है नहीं, तो अब वही ये पिछले 20-30 साल से जो बैठे हुए सिंध में हुकूमत लेके, जो बेचारे मासूम सिंधी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, भुट्टो जिंदा, भुट्टो जिंदा। अब वो नारा खत्म हो गया, अब दोबारा, अबे भाई बेनजीर की भी तो बात करो। अगर भुट्टो जिंदा है तो बेनजीर का तो मर्डर हुआ है, हो सकता है शहादत के लिए उसका दर्जा मिले, मुझे तो नहीं पता, उसकी क्यों नहीं बात करते आप? ये बाप बेटे बेनजीर की बात क्यों नहीं करते? और जितना बाप इसका फ्रॉडी और झूठा काइयां है, बेटा उससे ज्यादा नंबरी है, जो अपनी माँ के लिए फिक्रमंद नहीं है, अपनी नाना की बात कर रहा है। क्योंकि उसको भी अभी भी 45 साल बाद भी भुट्टो की फांसी को बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं, जीतने के इलेक्शन, इसलिए ये कोर्ट करवा रही है सब कुछ। इसमें सब वो माफिया शामिल है। और जब मैं माफिया की बात करता हूं, जब आपसे एक लफ्ज में डिफाइन करना करता हूं मैं माफिया, तो मेरा मकसद फिर उसमें एजेंसीज भी होती हैं, फौज भी होती है, अदलिया भी होती है, और ब्यूरोक्रेसी भी होती है। ये है माफिया जो रन कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। तो ये है, एक चीज तो ये है। और इसीलिए आप देखें कि तो ये तो है जो भुट्टो का ये जो केस ड्रामा किया गया है, हो रहा है। और और नवाज शरीफ का केस क्यों माफ किया है? उसको इलेक्शन लड़वाना है। और अयूब खान और इमरान खान को क्यों नहीं छोड़ना, कि भाई वो जाहिर है कि पीटीआई की ये उनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन फेयर हुए तो पीपल्स पार्टी तो 80% ज्यादा वोट ले जाएगी, उसको हुकूमत नहीं देनी। कौन सी लॉजिक है ये? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम डेमोक्रेसी की बात करते हो, तुम्हें जरा सी भी गैरत नहीं है। आप उसको अगर 3 हफ्ते भी दे दें इमरान खान को, और देखें इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या कोई कमी आ गई पीपीटीआई में? इसलिए कि अवाम में शऊर आ गया है। सिर्फ एक बात की कमी है पंजाब की अवाम में और सिंध की, कि वो बाहर नहीं निकल रहे। अगर बाहर नहीं निकले तो ये पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। होगा क्या आखिरी बात, कि अब अगर ये इन्होंने पीटीआई को इजाजत नहीं दी, या पीटीआई के बाकी लोगों को जो इस वक्त बड़े मुतहरिक हैं, मरवत और जैसे लोग जो है, जो जलसे करने की कोशिशें कर रहे हैं, और फिर वो बड़े अपनी जान हथेली पे रख के आते हैं छुपते छुपाते, और वो कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। अगर इन पे अटैक किया गया, इनको अगर बंद किया गया, और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, तो खैबर पख्तूनख्वा में वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ था। इसलिए कि बंगाली पाकिस्तान को बनाने वाले थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी बात नहीं की। मुजीबुर रहमान आखिरी वक्त तक, जिस तरह इमरान खान आज तक जेल में बात कर रहा है पाकिस्तान में हालात सही होने के, वो ये कहता रहा है कि देखो मुझे आप उस हद तक नहीं ले जाओ कि फिर मेरी आवाम भी मेरी बात नहीं सुने, और वो मशरकी पाकिस्तान से अलहदगी का नारा लगाए। मुझे उस तक नहीं लेके जाओ, ये वो कहता रहा। फिर इलेक्शन में गया, इलेक्शन में जीत करके दिखाया उसने, सारी सीटें ले गया बांग्लादेश की, वो ईस्ट पाकिस्तान की। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम तो असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाते, अगर आपने सीटें ले ली तो क्या है। और भुट्टो था जिसने कहा कि कोई भी अगर बांग्लादेश ढाका गया असेंबली का इजलास करने, क्योंकि मुजीबुर रहमान की डिमांड ये थी कि हमारी ज्यादा सीटें वहां इजलास होगा, वो पाकिस्तान का बड़ा शहर था। तो भुट्टो ने ये ऐलान किया कि जो भी बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान जाएगा, वन वे टिकट लेके जाए, वापस नहीं आएगा। मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है, लिहाजा मैं वीलॉग लंबा नहीं करूंगा, आप वो पढ़े। तो इन्होंने इस तरह से कलीदी भुट्टो ने किरदार अदा किया बांग्लादेश बनाने में। तो अल्लाह ताला तो देखता है ना, इंसाफ करने वाला है। और मैं समझता हूँ कि यही वो रीजन है कि अब अहमद रजा गुजरी कहता है कि उसके बाप, ज़ाहिर है उस पे हमला हुआ था, बच गया वो, बाप को गोली लग गई उसके, तो उसने तो वहाँ पर एफआईआर कटवाई थी, उसमें ज़िया-उल-हक का कोई हाथ नहीं था। ये बात तारीख पढ़े जाके, आपको गलत तारीख बताई जा रही है। ये उसकी जो एफआईआर कटी थी,
वो उस वक़्त ज़िया-उल-हक की हुकूमत नहीं थी, भुट्टो की हुकूमत में उसके खिलाफ एफआईआर कटी थी, जो अहमद अल्लाह कसूरी ने दी थी। वो केस फिर डंप हो गया भुट्टो के हुकूमत के दौरान। जब उसकी हुकूमत गई तो फिर जो उसके खिलाफ लोग थे और अहमद अल्लाह कसूरी वगैरह, इन्होंने दोबारा केस रीओपन किया और वो केस फिर चला। उसमें ज़िया-उल-हक का क्या हाथ था? ज़िया-उल-हक ने तो एफआईआर नहीं कटवाई थी। ये कह सकते हैं आप कि हाँ भाई, जब केस ओपन चला तो ज़िया-उल-हक ने कुछ नहीं बोला, तो ये हो सकता है। लेकिन ज़िया-उल-हक ने तो थोड़ी ऑर्डर किया कि उसको कि इसको मार दो, या अदालत को कहा होगा इसको फांसी का इसका केस सुने बगैर या इसको कुछ बात करने बगैर आप फांसी की इसको दे दें सजा। तो कैसे आप बात कर रहे हैं जुडिशियल मर्डर की? लेकिन बात ये है कि क्योंकि जब मुल्क तबाह होने वाला है और खत्म होने वाला है और कौमें जब कौमों पे जो ज़वाल आता है ना, तो वो इस तरह के फैसले होते हैं उस मुल्क में। तो लिहाज़ा अगर केपीके की अवाम ने जब यह हद से चीज़ बढ़ गई और आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप चाह रहे हैं शायद ये हो, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। किसी न किसी फ़ौजी जनरल को अकल आए। अगर आपने ज़ुल्म ज़्यादती बहुत बढ़ा दी, तो ये पठान लोग हैं, पठान कल्चर है, गन लेकर हाथ में चलना और चलाना उनका सदियों पुराना कल्चर है, वो डरेंगे नहीं फिर आपसे। और अल्लाह से डरें कि जिस दिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ठीक है, अगर ज़ुल्म करोगे, हम तो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। द मोमेंट इन्हीं लोगों ने जो आज पीटीआई की बात कर रहे हैं, इन्होंने जब पाकिस्तान के आज़ादी के नारे लगा दिए अपने आप को, खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करो, दूसरे मिनट में आप देखिएगा कि तालिबान उसकी हिमायत का ऐलान करेंगे, जैसे हिंदुस्तान की ने फ़ौज ने अटैक किया और बांग्लादेश में आके मुक्ति बाहिनी जो बनी हुई थी उस वक़्त, बांग्लादेश की मूवमेंट चला रही थी, उनका हिमायत का ऐलान किया। ये होगा और ये कराया जा रहा है ये, इसमें फ़ौज इन्वॉल्व है। तो फिर क्या होगा? क्या होगा? इमरान खान तो बचा रहा है पाकिस्तान को। मैंने आज खुल के आपको बता दिया, फिर ये इस तहरीक को ये फ़ौज बचा नहीं सकती। चुन-चुन के मारा जाएगा इनको खैबर पख्तूनख्वा में। आज भी वक़्त है, आपके लिए भी अच्छा है, बचा लें अपने आप को। इतने बेज़ार हो गए हैं केपीके के अवाम, बच्चा, बच्चा। आपने देखा है इंटरव्यूज़ रोडों पे? वो कह रहे हैं अपने अपना जान दे देंगे हम, नहीं छोड़ेंगे इमरान को, लेके आएँगे निकाल के बाहर। और अब वो पंजाब में जा रहे हैं। अगर इन्होंने ज़रा-सी भी होश के नाखून नहीं लिए और इन्होंने अटैक किया, तो आप जान लें कि ये बंगाली नहीं है ये। 10 गुना ज़्यादा उससे ताकतवर हैं, जो ये आपका हुलिया बिगाड़ देंगे आपका ये। और फिर क्या होगा? हिंदुस्तान भी उनका साथ देगा और 1000 मील लंबा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान से, वहाँ से तालिबान आएँगे और आपसे फाइट करेंगे, क्योंकि उनको तो मौके की तलाश चाहिए। वो कौन से आपसे सिंसियर है? ये होगा। ये इसकी चीज़ है। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, जो मैंने कहा है वो गलत साबित हो, लेकिन नज़र यही आ रहा है, हो यही रहा है। तो बस इस पे आप गौर कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए। अगर पाकिस्तान को बचाना है, इमरान खान को निकालिए, आप पठानों का साथ दीजिए। पंजाब की अवाम को उठना पड़ेगा, नहीं उठोगे तो अगर आपने सोच लिया है कि आप नवाज़ शरीफ को आप लेके आएँगे और आज़ाद पंजाब बना के आप पंजाबिस्तान कायम करेंगे सिखों के साथ बैठकर मिल के, जो होगा फिर, तो फिर ठीक है, फिर खत्म करो फिर खेल को। नज़रिया नज़रिया पाकिस्तान तो वैसे भी खत्म कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी, बात होगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए।